कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं कॉर्डन सोशल सिक्योरिटी की सीरीज को। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 से लेकर के सेक्शन नंबर 30। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 21 के बारे में। यहाँ पर जो सब सेक्शन 1 है ना, इसमें आप लोग सबसे पहले ये इमेजिन करिए कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट है और ये टॉमो इस एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर है। पता है, दरअसल ये जो टॉमो है ना, ये चाहता है कि प्रोविडेंट फंड को ये खुद मेंटेन करे। आपको क्या लगता है, एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड को मेंटेन कर सकता है? यस, कर सकता है। सबसेक्शन 1 बोलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे। आपको क्या लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं परमिशन दे देगी या फिर एम्प्लॉयर के मन में आया कि उसको प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना है तो वह एप्लीकेशन दे पाएगा? नहीं। यहाँ पर अब कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट में 100+ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं तभी। दूसरी बात, एम्प्लॉयर टोमो चाहता है कि वो प्रोविडेंट फंड मेंटेन करे, लेकिन अकेले उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। साथ में मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज भी इस बात में हाँ मिला रहे होने चाहिए। वो भी अगर कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, प्रोविडेंट फंड को आप मेंटेन कर लीजिए, तब ही। अब आप लोग ऐसा सोचो, इस एस्टैब्लिशमेंट में 100+ एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयर टोमो के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज भी इस बात से सहमत है। अब क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटन परमिशन दी जाएगी सो डैट ये लोग क्या है, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं वो प्रोविडेंट फंड को मेंटेन कर सके। सबसेक्शन 1 क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, इसमें इसी सबसेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब वो पॉइंट समझने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आपको अगर मान लीजिए पिंकू को एक फंड संभालने की परमिशन देनी है, लेकिन पिंकू वो इंसान है जो खपलीबाजियां करता है, क्या आप ऐसे इंसान को फंड संभालने दोगे? नो। आप पिंकू को कह रहे हो कि फंड संभालने की परमिशन देता हूँ, लेकिन आपको पता चलता है दरअसल पिंकू तो खुद ही उस फंड में कभी पैसा टाइम पर डिपॉजिट करता ही नहीं। मुझे बताओ, आप लोग उसको परमिशन दोगे? नो। ठीक उसी तरह से अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट तभी प्रोविडेंट फंड की परमिशन देती है मेंटेन करने की। पहले वो ये देखती है कि जो एम्प्लॉयर है पिछले 3 सालों में उसका रिकॉर्ड खराब तो नहीं है। खराब का मतलब आप समझ चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घपलेबाजियां करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर ने जो प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है वो उसका खुद का ही ड्यू पड़ा है। अगर ऐसा है तो परमिशन नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड एकदम क्लियर है तभी वो परमिशन देगी। आई होप सबसेक्शन 1 क्लियर। चलो फिर बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 ये कहता है, अब आप लोग इमेजिन करिए एम्प्लॉयर टोमो को परमिशन मिल चुकी है कि वो मेंटेन कर सकता है प्रोविडेंट फंड्स को। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बन जाती है, अब उसे प्रोविडेंट फंड को अच्छे से मेंटेन करना होगा। जितनी भी इसके रिलेटेड ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी पूरी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न्स फाइल करनी होंगी, कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम टू टाइम डिपॉजिट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो भी बेयर करने पड़ेंगे, वो भी खर्चे उठाने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो मतलब जितने भी उसके बातें बन जाएंगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाएंगी, उसे वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए प्रोविडेंट फंड्स को। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अब आप फिर से सोचो, एम्प्लॉयर टोमो को परमिशन तो मिल गई थी, बट जैसा कि हमने सबसेक्शन 2 में समझा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उसे पूरी करनी होती हैं। सोचो यार, जो टोमो है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर ही नहीं पाता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जिस गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी ना, वो गवर्नमेंट उसे बोलेगी सॉरी टोमो, ये तेरे बस की बात ही नहीं है, तेरे से फंड्स मेंटेन ही नहीं हो रहे हैं, तो जा, हमने तुझे जो परमिशन दी थी ना वो परमिशन हम तेरे से छीनते हैं। समझ गए सबसेक्शन 3 भी? आई होप ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22। फ्रेंड्स, ये सेक्शन में ना 3 सिनेरियोस बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको ही बनना है।
तो ये सेक्शन ध्यान से सुनना, क्योंकि एम्प्लॉयर आप हो तो आंसर आपको ही देना है। सिनेरियो नंबर 1, मैं एक एम्प्लॉय हूँ ये कंपनी की जहां मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर इस कंपनी में जो पीएफ फंड वाला चैप्टर होता है ना, ये कोड में ये अप्लाई होता है। तो आपको क्या लगता है, जब मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ जहां पर पीएफ फंड अप्लाई होता है, तो क्या यहाँ पर मेरा पीएफ अकाउंट होगा? यस होगा। क्या यहाँ पर मेरी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन का पैसा कट होता होगा? से यस और नो? यस। क्या यहाँ की कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो मेरे उस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन का पैसा डिपॉजिट करता होगा? से यस और नो? यस। बट मैंने ये कंपनी छोड़ दी है, तो अब मैं कहाँ गई? अब मैं आपकी कंपनी में आ गई हूँ जहां पर आप एम्प्लॉयर हो। एंड जैसे जब मैं इस कंपनी में थी इधर पीएफ वाला चैप्टर अप्लाई होता था, बिल्कुल वैसे ही जब अब मैं आपकी कंपनी में आई हूं तो आपकी कंपनी में भी ये चैप्टर अप्लाई होता है। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं आपकी कंपनी में आ गई हूं, आपकी कंपनी में भी पीएफ वाला चैप्टर अप्लाई होता है, तो क्या मुझे न्यू पीएफ अकाउंट बनवाना पड़ेगा? से यस और नो? नो। व्हाई? क्योंकि इधर जो मेरा अकाउंट बना हुआ था ना, जब अब मैं आपकी कंपनी में आ गई हूं ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अब आप लोग क्योंकि एम्प्लॉयर हो तो मेरी सैलरी में से अमाउंट कट करके उस अकाउंट में अब आप डिपॉजिट करोगे। क्योंकि आप एम्प्लॉयर हो तो आपके हिस्से का भी जो अब पैसा कंट्रीब्यूशन का है वो आप उस अकाउंट में डालोगे। पहला सिनेरियो क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो फिर सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। सेकंड सिनेरियो में मैं इस कंपनी में काम करती हूँ जहां पर पीएफ अकाउंट अप्लाई होता है। एंड यहाँ पर मेरे अकाउंट में मान लीजिए 2 लाख रुपीस है, बट मैंने ये कंपनी छोड़ दी। मैं किधर आ गई? हाँ जी, मैं आपकी कंपनी में आ गई हूँ जहाँ पे आप एम्प्लॉयर हो। बट अनफॉर्चुनेटली अब इस सेकंड सिनेरियो में जिधर मैं पहले काम करती थी इधर तो पीएफ अकाउंट था, लेकिन आपकी कंपनी में वो जो पीएफ वाला चैप्टर है ये कोड में वो अप्लाई होता ही नहीं। अब मेरे उस अकाउंट का क्या होगा? ये कंपनी छोड़ दी, आपकी कंपनी में चैप्टर ही अप्लाई नहीं होता, तो मेरे 2 लाख किधर गए? क्या मैं आपको बोल सकती हूँ अरे भाई साहब मुझे नहीं पता, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मुझे 2 लाख दो? नहीं, मैं आपको नहीं बोल सकती। तो मैं किधर जाऊंगी? तो मेरा वो जो पुरानी वाली कंपनी में पीएफ अकाउंट बन रखा था ना, वो ईपीएफओ के पास मेरा वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट सेफ रहेगा। मतलब कि ईपीएफओ के पास मैं अपने 2 लाख रुपए क्या है विड्रॉ करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं उधर से पैसा विड्रॉ करवाऊंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड सिनेरियो क्लियर? बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की, जो कि हमें बी पॉइंट में बताया गया है। थर्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मैं पहले यहाँ काम करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इधर अप्लाई नहीं होता वो चैप्टर। तो डैट मीन्स जब मैं ये कंपनी में काम कर रही थी मेरा कोई पीएफ अकाउंट था ही नहीं, क्योंकि इधर चैप्टर ही अप्लाई नहीं होता था। फिर मैंने ये कंपनी छोड़ दी, फिर मैं आई आपकी कंपनी में। अब आपकी कंपनी में वो चैप्टर अप्लाई होता है, लेकिन जिधर पहले काम करती थी उधर कोई अकाउंट बना ही नहीं, क्योंकि उधर ऐसा कुछ था ही नहीं। अब मैं आपकी कंपनी में हूँ, आपकी कंपनी में चैप्टर अप्लाई होता है, तो बताइए अब क्या होगा, जरा सोचो। यस, अब आप लोग मेरा पीएफ अकाउंट बना दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में चैप्टर अप्लाई होता है। दैट मीन्स अब मैं जब यहाँ से आपकी कंपनी में आ गई हूँ तो पीएफ अकाउंट बन गया। जब पीएफ अकाउंट बन गया तो मतलब अब मेरी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन का पैसा डिडक्ट होना शुरू, और आप लोग भी कंट्रीब्यूशन का पैसा क्या करोगे? डिपॉजिट। तीनों सिनेरियोस अच्छे से क्लियर हो गए? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 में ना सबसे पहला सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो एम्प्लॉय है, वो अथॉरिटी के दिए गए डिसीजन से, ऑर्डर से अनहैप्पी है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो कहते वो ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकता है। लेकिन जो मामला है ना, जो मतलब ट्राइब्यूनल के पास अपील करना है, वो होना चाहिए सेक्शन 125 के तहत अगर पीएफ ड्यूज के रिलेटेड कोई बात है कि पीएफ का अमाउंट कितना डिपॉजिट नहीं हुआ या रह गया है उसके रिलेटेड, या सेक्शन 128 के तहत
डैमेजेस के रिलेटेड अगर कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा है, डैमेजेस मतलब पेनल्टीज वगैरह के रिलेटेड, तो उस मामले में फिर क्या है, ट्रिब्यूनल के पास अपील की जा सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मान लीजिए जो अथॉरिटी थी उसने बोला है कि इतना अमाउंट डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, पीएफ का वो ड्यू है, मान लो एम्प्लॉयर को सही नहीं लगा डिसीजन, या हो सकता है एम्प्लॉयर को सही नहीं लगा, तो वो ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। ऐसे ही पेनल्टीज के रिलेटेड अगर डिसीजन सही नहीं लगा तो ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो ये अपील करेंगे ना, वो अपील जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है, उस सब को ध्यान में रखते हुए ही अपील की जाएगी। ठीक है। तो मतलब जो एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि इतने टाइम के अंदर अपील कर सकते हो, तो उतने ही टाइम के अंदर जो भी एप्लीकेशन देने का प्रोसेस है प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अपील कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम लोग सबसेक्शन 3 के रिलेटेड। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सबसेक्शन 3 है आपको एक इसमें बात याद रखनी है। पता है क्या, कि ये सबसेक्शन 3 ओनली एम्प्लॉयर के ऊपर अप्लाई होता है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, सबसेक्शन 3 किसके ऊपर अप्लाई होता है? हाँ जी, सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने ट्रिब्यूनल में अपील करना है तो पहले उसे जो भी अमाउंट है उसका 25% डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील करने से पहले। एंड ये रूल मैं अगेन बोलूंगी ओनली एम्प्लॉयर के लिए है। सिनेरियो बताती हूँ मैं आपको, अब आप आंसर देना। सिनेरियो नंबर 1, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने इस चीज के रिलेटेड अपील करना है कि ये लोग कह रहे हैं कि मुझे पीएफ का जो पैसा है ना वो 5 लाख मिलेगा, जबकि 8 लाख मिलना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ट्रिब्यूनल में अपील करने से पहले 8 लाख का 25% दूंगी? नो। वाई? यस, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय। अब आप लोग एम्प्लॉयर हो, आपको लगता है कि जो पेनल्टी है वो ज्यादा लगाई गई है, या मान लो आपको लगता है कि पीएफ का जो भी अमाउंट है वो 8 लाख नहीं बन रहा है, और आप इसके रिलेटेड ट्रिब्यूनल में क्या करना चाहते हो, अपील करना चाहते हो। क्या आपको 8 लाख का 25% देना पड़ेगा? यस। वाई? क्योंकि आप एम्प्लॉयर हो। सबसेक्शन 3 क्लियर। अब जो इसका सबसेक्शन 4 है वो ये कहता है कि जो भी केस ट्रिब्यूनल के पास गया है उसको वो 1 साल के अंदर अंदर उसका जो भी डिसीजन है वो देना रहता है। सिंपल था ये भी सेक्शन। आई होप टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 बोलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। ये जो ऑफिसर्स होंगे ना, ये कॉर्पोरेशन के मेन ऑफिसर्स होंगे। लेकिन वो 2 ऑफिसर्स कौन होंगे? नंबर 1 डायरेक्टर जनरल, नंबर 2 फाइनेंशियल कमिश्नर। तो ये दोनों के दोनों ही कॉर्पोरेशन के मेन ऑफिसर्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 अब ये पूछता है कि ये जो भी हमने 2 प्रिंसिपल ऑफिसर्स की बात करी थी, इनका टेन्योर क्या होगा? तो ये इनका टेन्योर होगा 5 इयर्स। कितने फ्रेंड्स? हाँ जी, 5 साल तक के लिए ये काम कर सकते हैं। अब जरा सपोज करो मिस्टर पिंकू, जो मिस्टर पिंकू है ना, ये डायरेक्टर जनरल है, 5 साल पूरे हो गए तो मतलब टेन्योर फिनिश। बट आपको क्या लगता है, मिस्टर पिंकू को ऐसा डायरेक्टर जनरल क्या दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। अगर ये एलिजिबल है मतलब किया जा सकता है, ऐसा रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। उसी तरह से मिस्टर चोमो जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर थे, 5 साल पूरे हो गए, आपको क्या लगता है इन्हें भी रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। अब यार सोचने वाली बात है, ये डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर, इनको सैलरीज एंड अलाउंसेस भी तो चाहिए होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? सोचो जरा एंड बताओ मुझे। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही सैलरीज एंड अलाउंसेस इनको मिल जाते हैं। हम इसके सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। सबसेक्शन 4 बोलता है कि ये दोनों ऑफिसर्स को कुछ पावर्स में मिलेंगी, कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है, जो भी इन्होंने काम करने हैं। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? यस, अगेन
सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके रूल्स एंड रेगुलेशन सारी बातें प्रिस्क्राइब करती है और वही जो प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनको फॉलो करने पड़ते हैं। हम इसके सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सबसेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी वो पर्सन जो सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई है ना, अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो वो पर्सन जो है डायरेक्टर जनरल या फाइनेंशियल कमिश्नर नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर चिंकू है, ब्राइब लेते हैं। यार आप ही बताओ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होते, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट में छोड़ो, आप अगर अपनी ही कंपनी में या अपने ही बिजनेस में किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करोगे जो ब्राइब लेता हो या इस तरह के ऑफेंस करता हो? नहीं। तो बस ऐसे ही ये सबसेक्शन भी बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे किसी बंदे को नहीं बनाती है ये ऑफिसर्स जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि मिस्टर पिंकू डायरेक्टर जनरल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपॉइंट करा था और डायरेक्टर जनरल बनाया था। अब अगर गवर्नमेंट चाहे इसको इस पोजीशन से हटाना, तो आपको क्या लगता है वो हटा सकता है? यस, बिल्कुल। अगर यहाँ पे पता क्या होगा फ्रेंड्स, अब कॉर्पोरेशन में ना एक स्पेशल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अगर 2/3 जो मेंबर्स हैं वो बोल दे कि हाँ जी इस पर्सन को इस पोजीशन से हटा दो, फिर वो उस बंदा वो पोजीशन से हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उस स्पेशल मीटिंग में ना 60 मेंबर्स थे, 60 आउट ऑफ 40 मेंबर्स ने बोल दिया, मतलब वो इस बात की सपोर्ट में आ गए कि मिस्टर पिंकू को इस पोजीशन से हटाया जाए, तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको हटा देगी उस पोजीशन से। सेम यही बात फाइनेंशियल कमिश्नर के केस में भी लागू होती है। तो ये भी पॉइंट सिंपल था, आई होप क्लियर। अब जो सबसेक्शन 7 है वो पता क्या कहता है, ये मान लो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये ना अपनी जरूरत के हिसाब से मान लो या ये और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर रही है, ठीक है, तो इसने अब जो और ऑफिसर्स अपॉइंट करे खुद से कॉर्पोरेशन ने, तो उनकी जो भी ये सैलरी रखेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एक लिमिट प्रिस्क्राइब करी होती है ना सैलरी की, उससे ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट करी हुई है, मान लो 1 लाख की, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन क्या है, इस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर 1 लाख के बजाय 1.5 लाख दे रही है तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई जो सैलरी है ना उससे ज्यादा सैलरी नहीं आप दे सकते। दूसरी बात, आप कोई भी एक अलग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, मान लो कॉर्पोरेशन क्या है, कोई एक सीनियर ऑफिसर की पोस्ट एक बना रही है, तो उस पोस्ट को मतलब बनाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? ऐसे देसी लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं। एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहती हूँ। पहले ये पोस्ट मान लो थी ही नहीं कॉर्पोरेशन में, एक न्यू पोस्ट बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे पहले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है जी आप सीनियर ऑफिसर को एक अपॉइंट कर सकते हो, अब मैं उसकी सैलरी डिसाइड कर रही हूँ। हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख मैक्सिमम लिमिट सेट करी गई है, मैं 1.5 लाख देना चाह रही हूँ, नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लिमिट सेट करी है उससे ज्यादा नहीं दे सकती सैलरी। ये बात समझ में आई? सबसेक्शन 8 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक तरफ कॉर्पोरेशन आ गई, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, ठीक। यहाँ पर बोलते हैं कॉर्पोरेशन में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी जो भी सैलरीज रहेंगी, अलाउंसेस रहेंगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगी या फिर सर्विस कंडीशंस क्या क्या होंगी, ये ना मेनली यहाँ पे पता क्या बोला गया है, जो भी पे स्केल है या जो भी सर्विस कंडीशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली ही होंगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझना, जो इसका ए पॉइंट बोल रहा है सबसेक्शन 8 का। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पोस्ट है बताओ? हाँ जी, मान करके चलिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट इस असिस्टेंट डायरेक्टर को सैलरी देती है 80,000, लीव देती है 30 डेज की, ठीक है। अब कॉर्पोरेशन में भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, तो कॉर्पोरेशन वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी ही सैलरी एंड उसके जैसे ही सर्विस कंडीशंस अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को भी प्रोवाइड करेगी। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी 80,000 है तो कॉर्पोरेशन में भी लगभग इतनी ही होगी। ये नहीं कॉर्पोरेशन अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को 25,000 दे रही है, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इसी पोस्ट पर 80,000 दे रही है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेशन क्या है
1.5 लाख दे रही है, नहीं, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को उसी पोस्ट को जितना दे रही है पे स्केल उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। समझे ये बात आप लोग। अब यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोविजन आती है जो हो गए मेडिकल स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि AIMS या फिर PGI के डॉक्टर्स के हिसाब से जो पे स्केल है वो दिया जाए। मतलब कि अगर कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है तो PGI में उसी के रिलेटेड जो भी डॉक्टर है उसका जो पे स्केल रहेगा उसके हिसाब से इधर कॉर्पोरेशन में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसको पे दी जाएगी। समझे ये बात भी। सेकेंड प्रोविजन अब ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रखे हैं उससे थोड़ा अलग अगर आप अपने कॉर्पोरेशन में करना चाहते हो तो फिर कहते पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझ गए, क्योंकि आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही कॉर्पोरेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो अपना अलग रूल फॉलो करना चाहती है कॉर्पोरेशन तो पहले फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो थर्ड प्रोविजन की अब हम बात करते हैं। थर्ड प्रोविजन ये कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंसल्टेंट्स या स्पेशलिस्ट आते हैं, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हो, उनके लिए जो हमने ये रूल्स समझे हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट जैसा पे स्केल होना चाहिए, ये सारे रूल्स ना उनके लिए नहीं है, उनके ऊपर नहीं लागू होते हैं। समझे ये सब सेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई। अब ना बी पॉइंट की बात करते हैं। इसके बी पॉइंट में पता है क्या है फ्रेंड्स, ऐसे एग्जांपल लेना, 1 मिनट में ना ऐसे मान करके चलिए कि एक ना ये पोस्ट है हमारे यहाँ, एक ए पोस्ट है कोई, ठीक है, एक पोस्ट का नाम है ए पोस्ट है हमारे कॉर्पोरेशन में। लेकिन इस पोस्ट को मैं आपके ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये वाली पोस्ट के बराबर मानूं या ये वाली पोस्ट के बराबर मानूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी इस पोस्ट को देखने के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पोस्ट के बराबर है। मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन देखूंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूंगी, ड्यूटीज देखूंगी, रिक्रूटमेंट कैसे हुई है ये देखूंगी कि इसको जो ये इस पोजीशन पे आया, ये प्रमोशन के जरिए आया या एग्जाम क्लियर करके आया, कैसे आया, मतलब ये सब मैं देखूंगी। फिर मुझे ना ये सब कुछ देखने के बाद लगा कि इसकी पोस्ट ना इस वाले के बराबर है, तो इसको आप लोग जो सैलरी देते हो ना, जो पे स्केल है, मैं उसको वही दूंगी। समझ गए। अच्छा, अब एक और सिनेरियो बनता है, ये पोस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है ये पोस्ट के बराबर दूं पैसा या इस पोस्ट के बराबर। मैंने क्वालिफिकेशन देख ली, रिक्रूटमेंट देख ली, सब देख लिया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार दोनों में से किस पोस्ट के इक्वल मानूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगी कि प्लीज यार आप ही बता दो कि हमारी कॉर्पोरेशन की जो ये पोस्ट है ये आपके इन दोनों पोस्ट में से किसके बराबर है। फिर आप लोग डिसीजन दोगे। अगर आपने बोला कि इसके बराबर है तो वो फिर डिसीजन फाइनल होगा, वो मुझे मानना पड़ेगा। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इसके सबसेक्शन 9 की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेशन में ना ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जो गजेटेड लेवल की पोस्ट है, अच्छा एक बात याद रखना, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग वाली जो जॉब है ना वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसको साइड पे कर दो। उसके अलावा ग्रुप ए, ग्रुप बी की जो गजेटेड लेवल की पोस्ट है कॉर्पोरेशन में ना, उसकी वैकेंसी फिल करनी है। तो ये वैकेंसी फिल करने से पहले कहते हैं यूपीएससी की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए। तो ये बात याद रखनी है आपको। लेकिन इसी में एक प्रोविजन आ जाती है, क्या उसमें ये कहा गया है कि अगर तो वो जो भी वैकेंसी फिल करनी है ग्रुप ए या बी की, वो टेम्पररी भरनी है या 1 साल से कम के लिए ही है, फिर यूपीएससी की परमिशन लेने की, मतलब उसके साथ कंसल्ट करने की, उसके अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ एक सेकंड प्रोविजन आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोविजन ये कहती है, अगर मान लीजिए मुझे ग्रुप ए में टेम्पररी बेसिस पे वैकेंसी मतलब मुझे मिली थी, मतलब फिल हुई थी, मतलब टेम्पररी बेसिस पे रखा गया था। पहली बात तो आप समझ गए, यहाँ पे यूपीएससी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड प्रोविजन ध्यान से सुनो, मुझे टेम्पररी बेसिस पर ग्रुप ए में मतलब पोस्ट मिल गई थी मान लो। अब क्योंकि मैं टेम्पररी बेसिस पे रखी गई हूँ, तो क्या मैं अपने आप को परमानेंट होने का एक दावा दे सकती हूँ कि मैं तो मुझे भी परमानेंट एम्प्लॉय जैसे बेनिफिट्स दिए जाए, मुझे भी परमानेंट एम्प्लॉय जैसे प्रमोशन दिए जाए?
नहीं, क्यों? क्योंकि मैं टेम्पररी बेसिस पे रखी गई हूँ यहाँ पर, तो फिर मैं परमानेंट होने वाले हक नहीं जता सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे भी वो बेनिफिट्स दीजिए जो आप परमानेंट एम्प्लॉय को दे रहे हो। एंड अगर मान लो कल को मैं परमानेंट हो भी गई, लेकिन मान लो मैंने टेम्पररी 6 महीने काम करा, आफ्टर 6 मंथ्स मैं परमानेंट हुई थी। अब जब मेरी प्रमोशन की बारी आएगी परमानेंट होने के बाद, प्रमोशन से पहले ना देखा जाता है कि आपने कितने साल या कितने टाइम अपनी अपनी सर्विस दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मेरे को प्रमोशन देना है और मेरा टाइम पीरियड देखा जा रहा है कि मैं ऑलरेडी पहले कितनी सर्विस दे चुकी हूँ, तो वो टाइम पीरियड में ना जो मैंने टेम्पररी 6 महीने काम कर रहा है ना, आपको क्या लगता है वो इंक्लूड होंगे या नहीं? नहीं होंगे। 6 महीने के बाद से मैंने कितना काम करा है प्रमोशन के टाइम पर वो देखा जाएगा। टेम्पररी बेसिस पे जो 6 महीने काम किया था वो नहीं देखा जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर। लास्ट सबसेक्शन 10 इसमें ये बोलता है, फिर से अगेन कहते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही है ग्रुप ए या ग्रुप बी के बराबर कोई पोस्ट है या नहीं है, तो मैटर फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर वो देखेगी कि इस पोस्ट को ग्रुप ए के या बी के बराबर मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। सो आई होप ये सेक्शन थोड़ा लेंथी था बट अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25। यहाँ पे पता क्या बोला गया है? सबसे पहले सबसेक्शन 1 में जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड होता है ना, कहते हैं वहां पर पैसा आता कहां से है। देखो फ्रेंड्स, एक तो आप सब जानते हो, सोचो जरा एंड बताओ कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में पैसा कहां से आता होगा। पहला पॉइंट तो सबको पता है, आपको जरा दिमाग लगाओ एंड सोचो। हाँ जी, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ना, वहां से इस फंड में पैसा आता है। देखो एक तो आप जानते हो कि एम्प्लॉयज पैसा देते हैं, उनके मतलब सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है एंड एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा देता है। इसी के साथ साथ जो यूजर चार्जेस होते हैं ना, वो भी इसी फंड में जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये यूजर फंड क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ये यूजर चार्जेस क्या है ना। जो भी बेनिफिशियरी कोई भी फैसिलिटी लेता है, कोई भी सर्विस लेता है, और सर्विस का मतलब जो भी बेनिफिट वो ले रहा है, वहां पर जो उसको फीस देनी पड़ती है ना, उस फीस को यूजर चार्जेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बेनिफिशियरी है, वो कोई मेडिकल फैसिलिटी की सर्विस ले रहा है, या मतलब ऐसे कई तरह की सर्विसेज होती हैं, वो जो सर्विस ले रहा है अपने बेनिफिट के लिए, वो सर्विस के बदले में उसे जो फीस देनी पड़ती है उसे यूजर चार्जेस बोलते हैं। तो वो वाले जो चार्जेस होते हैं वो भी इस फंड में ही जाते हैं। क्लियर। सेक्शन 2 बोलता है कि इसके अलावा जो भी ग्रांट्स, डोनेशंस या गिफ्ट्स मिलते हैं, कॉर्पोरेशन उसको भी एक्सेप्ट करती है बड़े खुशी खुशी। अब बात ये आती है कि ये ग्रांट्स डोनेशंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी दे सकती है, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग दे सकते हैं। अगर कोई ग्रांट, कोई डोनेशन या गिफ्ट देना है, तो वो जो भी अमाउंट दिया जाता है ना, वो भी इसी फंड में डिपॉजिट हो जाता है। तो फिर मतलब कि इसके जरिए भी पैसा आ गया फंड में। अब इसमें जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि चलो ठीक है, फंड में पैसा कहाँ से आ गया वो तो हमें सबसेक्शन 1 और 2 ने बता दिया, लेकिन पैसा किसी बैंक में तो जमा होगा ना, बैंक अकाउंट में तो जाएगा ना। तो वो कौन से बैंक में अमाउंट जाता है? वो बैंक कहते हैं वही वाली बैंक में डिपॉजिट कर पाओगे इस अकाउंट में, मतलब जिस बैंक को खुद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एसबीआई में आप रख सकते हो इस फंड का पैसा, तो वहां जाएगा। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी बैंक में मना करा हुआ है कि इस बैंक में नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते, तो इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक बोलती है वहीं पर उसी बैंक में ही इस फंड का पैसा जाता है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो एसबीआई में है तो कोई भी बंदा उस कंपनी का जा सकता है, पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है या निकाल सकता है। नहीं, सिर्फ वही बंदे कहते हैं, वही वाले बंदे ही अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में या इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको कॉर्पोरेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल से जो ऑथोराइज्ड हो जाते हैं ना पर्सन्स, वही ऑपरेट कर सकते हैं और कोई नहीं। ये बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप अच्छे से क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26। फ्रेंड्स, अब सेक्शन 26 हमें ये बताता है कि इस फंड का मतलब ईएसआई फंड का जो पैसा है वो यूज कहाँ होता है। पहले हमने ये समझ लिया सेक्शन 25 में कि पैसा आ कहाँ से रहा है।
सेक्शन 26 बताता है कि पैसे जो है उसका खर्चा किया किस काम के लिए जा रहा है। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो ईएसआई के मेंबर हैं, उनको मतलब बेनिफिट्स देने के लिए, इन शॉर्ट मान लीजिए पिंकू है, ठीक है, वो ईएसआई मेंबर है, अब उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो जो उसके एडमिट होने का खर्चा रहेगा, जो भी अब उसके मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे, वो इस ईएसआई फंड से लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो भी एम्प्लॉय जो इसका मतलब बेनिफिशियरी है उसको ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है फैमिली भी उस बेनिफिट में इंक्लूडेड होती है, तो डैट मीन्स फिर अगर मान लो पिंकू की वाइफ भी जो है वो इस बेनिफिट में मतलब साथ में इंक्लूड है, मतलब वो भी इस बेनिफिट की हकदार है, तो उसको भी अगर एडमिट होना है या उसका भी कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होगा तो वो भी इस फंड से लिया जाएगा। इन शॉर्ट जो भी एम्प्लॉइज बेनिफिशियरी होते हैं इसके, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसा खर्चा जाता है। अगर इसमें उनकी फैमिलीज भी इंक्लूड है तो जो भी फैमिली मेंबर इंक्लूडेड है, अगर उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उनका भी खर्चा जो है वो इसी फंड में से दिया जाएगा। क्लियर पहला पॉइंट है। इसका जो बी पॉइंट है वो ये कहता है कि जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं, स्टैंडिंग कमेटी है, मेडिकल कमेटी है या कोई और दूसरी कमेटी है, तो उन कमेटीज की जो भी फीस देनी है या जो भी अलाउंसेस वगैरह देने हैं, ठीक है, तो वो सारा खर्चा भी कहाँ से, हाँ जी, यही वाले फंड। जो सी पॉइंट है वो ये कहता है कि कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ है एंड जो भी अदर एम्प्लॉयज होते हैं, इन लोगों को भी तो यार सैलरी देनी है, बोलो अलाउंसेस देने हैं, ट्रैवल अलाउंस देना है, लीव अलाउंस देना है और पेंशन वगैरह देनी होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो इनको भी देने होते हैं, तो इनका भी जो भी खर्चा कहाँ से होगा, बिल्कुल सही समझे, ईएसआई फंड से ही होगा। जो डी पॉइंट है वो ये कहता है कि इस फंड में से पैसा, पता क्या फ्रेंड्स, जो डिस्पेंसरीज बनाई जा रही है या हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है इंश्योर्ड पर्सन को या उसके फैमिली मेंबर्स को, ये सब कुछ बनाने के लिए भी पैसा हाँ जी इसी फंड से जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, आप जब आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आपने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आप डिस्पेंसरीज वगैरह बनवा रहे हो, इसके लिए आप हॉस्पिटल्स बनवा रहे हो, तो फिर खर्चा तो होगा, वो खर्चा फिर इसी फंड में से किया जाएगा। हम इसका ई पॉइंट समझते हैं। ई पॉइंट में डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैं ईएसआई इंश्योर्ड एम्प्लॉय हूँ, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, देखा जाए तो अगर मैं इंश्योर्ड भी हूँ लेकिन मैं ऐसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाऊंगी तो खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। बट जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है, इस कॉर्पोरेशन का आपके प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ क्या है, अग्रीमेंट हो रखा है। दैट मीन्स अब मैं एक ईएसआई इंश्योर्ड एम्प्लॉय हूँ जो कि एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवा रही है जिसका ईएसआई कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट हो रखा है, तो अब ऐसे केस में मुझे खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अब मेरा जो भी मेडिकल एक्सपेंस होंगे वो कॉर्पोरेशन क्या है, ईएसआई फंड में से देगी। ये बात समझ में आई। अब हम इसके एफ पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स होते हैं, बोलो यस। एसेट्स वगैरह होते हैं, यस। तो एसेट्स की वैल्यूएशन करवानी है या अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है, मुझे बताओ क्या ये सब फ्री में होता है? नो, पैसा लगता है ना। तो वो जो पैसा है वो कहाँ से लिया जाएगा? हाँ जी, ईएसआई फंड से लिया जाएगा। इसका जी पॉइंट पता क्या कहते हैं? जी से क्या होता है? गलतियां। तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, मामले कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट से मुझे याद आया, जी पॉइंट ये कहता है कि एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट भी तो होती है ना, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट्स भी होती हैं। अच्छा, अब जो ये कोर्ट होती है इसको भी तो मेंटेन करने का खर्चा आता है, इसके भी तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, समझ गए। वो सारा खर्चा भी कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक, ईएसआई फंड से होगा। एच पॉइंट की बात करते हैं। एच पॉइंट बोलते हैं या तो कॉर्पोरेशन या उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है या उसका जो भी कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर है, अगर वो किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते कोई पेमेंट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल सुन लीजिए, मान लीजिए जो ये कॉर्पोरेशन है ना, ईएसआई, ये ना एक किसी कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है हॉस्पिटल्स को क्लीन करने का, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्लीनिंग का, क्लीनिंग वाले जो भी आएंगे वो पेमेंट तो लेंगे ना, तो वो पेमेंट का खर्चा बिल्कुल ठीक ईएसआई फंड से होगा। अब हम इसके आई पॉइंट की बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर सोचो
ये जो कॉरपोरेशन है उसके अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, सही सुना आपने, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट ट्राइब्यूनल या कोर्ट क्या है, कोई ऑर्डर पास कर देती है। अब कॉरपोरेशन चुप तो बैठेगी नहीं, नो डाउट, या तो कोर्ट में केस चलेगा या वो सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगी, जो भी करेगी, पैसा तो लगेगा भाई, तो फिर वो भी खर्चा कहाँ से होगा, ईएसआई फंड से होगा। जे पॉइंट भी ना कुछ ऐसा ही है, जे पॉइंट में कहते हैं यार देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि कॉरपोरेशन को किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, या ये भी हो सकता है कि कोई कॉरपोरेशन के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है तो कॉरपोरेशन अपने डिफेंड के लिए लॉयर वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह को रखेगी, ठीक। तो अगर तो आपने किसी के ऊपर केस करना है या कोई आपके ऊपर केस कर रहा है, या दोनों ही केसेस में पैसा तो लगेगा ही, तो ये खर्चा भी फिर कॉरपोरेशन कहाँ से लेगी, हाँ जी ईएसआई फंड से। इसके के पॉइंट की बात करते हैं, इसमें ना कहीं 3 सिनेरियोस बन रहे हैं। नंबर 1, मिस्टर पिंकू जो है, मान लीजिए उसकी वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए, पिंकू क्यों, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी तो खर्चा लगेगा ना, कहाँ से, हाँ जी यही फंड से। सेकंड सिनेरियो, मान लीजिए अब पिंकू की बात करते हैं, जो पिंकू है ना वो उसको ना मतलब उसकी स्किल्स अपग्रेड करने की जरूरत है, मतलब कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि उन्हें न्यू स्किल्स उनकी अपग्रेड करने की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अब जब कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रही है या उनको न्यू स्किल्स दे रही है या उनकी स्किल्स को अपग्रेड कर रही है, उसमें भी खर्चा लगेगा, वो भी इस फंड से। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए जो चिंकू है, पहले वो इस कॉर्पोरेशन में जिस पोजीशन पे काम करता था वो एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हुआ, तो कहीं ना कहीं वो काम की वजह से डिसेबल हुआ था, ठीक, लेकिन वो काम अब वो करने के लायक नहीं रहा, बट वो कोई और काम कर सकता है, तो कॉर्पोरेशन अब उसको री एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई और न्यू जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, और उस वो काम करने में भी जो भी खर्चा आएगा कहते हैं वो भी ईएसआई फंड से लिया जाएगा। तो चाहे अपने एम्प्लॉय को वेलफेयर स्किल्स प्रोवाइड करनी है, री एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करनी है, स्किल्स को अपग्रेड करने में हेल्प करनी है, जो भी खर्चा है इसी फंड से होगा। अब लास्ट एल पॉइंट कहता है कि अभी हमने जितने भी पॉइंट्स समझे तो वो तो क्लियर ही है कि ऐसा खर्चा है तो फंड से हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाले खर्चे नहीं, कुछ एक अलग ही कुछ न्यू करना चाहती है कॉर्पोरेशन, तो उसका जो भी खर्चा करना है तो इस फंड से अगर, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप ये सेक्शन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 27। ये सेक्शन का सबसेक्शन 1 बोलता है, देखो यार कॉर्पोरेशन में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। मूवेबल बोले तो जैसे फर्नीचर हो गया, कोई मशीनरी हो गई, कंप्यूटर्स हो गए। इमूवेबल बोले तो जो मूव नहीं कर सकते जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कॉर्पोरेशन इनको अक्वायर करना चाहती है, होल्ड करना चाहती है या सेल करना चाहती है, तो बताइए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से वो इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करना चाहती है, बेचना चाहती है, खरीदना चाहती है, जो भी है वो कर सकती है। अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है, मान करके चलिए कि जो कॉर्पोरेशन है ना उसके पास 20 लाख है और वो ये 20 लाख अभी ना उसको मतलब जरूरत नहीं है खर्च करने की, अभी ऐसे ही पड़े हैं, और कॉर्पोरेशन सोचती है कि क्यों ना यार ये पैसे ऐसे ही रखने से बेटर हम किसी बैंक में या कहीं इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या वो कर सकती है ऐसा? बिल्कुल कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से फिर वो उस पैसे को लगता है कि अभी नहीं जरूरत है कहीं खर्चे की, तो वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या आगे फर्दर उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम इसके सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अगर मान लो जो कॉर्पोरेशन है उसे लोन लेना है तो हाँ सेम बात इधर भी, लोन तो ले सकती है, लेकिन बताइए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और तो और जो भी रीपे करने का, देखो लोन चुकाना तो पड़ता है, तो जो भी प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है वो भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लोन तो ले लिया बंदे चुकाया ही नहीं। क्लियर? सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर ये ईएसआई कॉर्पोरेशन जो उनके अदर स्टाफ एंड एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो उनके लिए भी कोई प्रोविडेंट फंड या कोई भी वेलफेयर बेनिफिट फंड बनाना चाहती है तो बिल्कुल बना सकती है। तो इसी के साथ ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28। ये बहुत सिंपल है। इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर कोई कंपनी है या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है एंड उसके ऊपर
ये एक जो कोड है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है ईएसआई वाला, अगर वो अप्लाई होता है तो जिस कंपनी जिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो चैप्टर अप्लाई होता है ना ईएसआई वाला, उस कंपनी उस एस्टैब्लिशमेंट में कहते जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं सभी एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सरी है, सभी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। समझे ये पॉइंट। वही सेक्शन 2 ये कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि इंश्योर्ड पर्सन किसको माना गया है। इंश्योर्ड पर्सन का मतलब कहते हैं वो एम्प्लॉय, वो वाला एम्प्लॉय जिसकी सैलरी में से ईएसआई फंड में डिपॉजिट करने के लिए कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिडक्ट होता है एंड जिसको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसी को इंश्योर्ड पर्सन बोला जाएगा। मतलब कि अगर मैं एक ऐसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ जिसके ऊपर ईएसआई का चैप्टर अप्लाई हो रहा है एंड मेरी सैलरी में से ईएसआई फंड में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कंट्रीब्यूशन का पैसा डिडक्ट हो रहा है एंड साथ में मुझे ये बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। बेनिफिट्स कौन से, मतलब अगर मैं हॉस्पिटल में मेडिकल चार्जेस जो भी मेरे आ रहे हैं वो खर्चा इस फंड में से हो रहा है तो मुझे इंश्योर्ड पर्सन बोला जाएगा। क्लियर दोनों बातें, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 29। इसमें सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जो भी ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है ना, मतलब इस फंड में कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, वो आप जानते हो, एक एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है और दूसरा कौन करता है, हाँ जी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है। तो सबसेक्शन 1 सिंपल था, सबसेक्शन 2 इससे भी ज़्यादा सिंपल है। ये बस इतना ही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट प्रिस्क्राइब करती है ना वही उतना ही मतलब अमाउंट क्या है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दोनों क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं ईएसआई फंड में। सबसेक्शन 3 अब बोलता है कि वेज पीरियड क्या होता है। अगर फ्रेंड्स पिंकू को वीकली सैलरी मिलती है तो उसका मतलब वीकली उसको वेजेस मिलते हैं तो उसका वेज पीरियड क्या हुआ, वीकली हुआ। अगर किसी को मंथली मिल रही है तो उसका वेज पीरियड क्या हुआ, मंथली हुआ। इस तरह से मतलब जब आपको सैलरी मिलती है ना, हफ्ते बाद मिलती है तो वीक आपका वेज पीरियड बोला जाएगा, मंथली पैसा मिलता है तो मंथ आपका वेज पीरियड बोला जाएगा। समझ पा रहे हो कि जब आपको सैलरी मिल रही है ना तो वो आपका वेज पीरियड है, वीकली मिल रही है तो वीकली वेज पीरियड है, मंथली मिल रही है तो मंथली वेज पीरियड है, क्वार्टरली मिल रही है तो क्वार्टरली वेज पीरियड है। समझ गए। सेक्शन 4 ध्यान से सुनना, वेज पीरियड क्या होता है वो आप समझ गए। सबसेक्शन 4 कहता है कि जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन का पैसा है वो ड्यू कब माना जाता है, तो आपका जो वेज पीरियड है उसका जो लास्ट डे होता है ना उससे ही कंट्रीब्यूशन का ड्यू मतलब टाइम माना जाता है। जैसे मान लो अगर मेरे को मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, जुलाई चल रही है तो मंथ क्या हुआ, मान लो 1 जुलाई से अगर 31 जुलाई है तो इसका जो लास्ट तारीख है ना 31 वो मानी जाएगी मेरे कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट। तो आपके वेज पीरियड का जो लास्ट दिन होता है ना उसको कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट माना जाता है। ये क्लियर हुआ। अच्छा अब जरा बताना, अगर किसी ने ज्वाइन ही जुलाई के मिड में करा हो, अगर मान लो पिंकू ने 20 जुलाई को ज्वाइन कर रहा है तो ये तो पूरा एक मंथ हुआ ही नहीं। यहाँ पर ना फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, अगर कोई बंदा मिड में ज्वाइन करता है तो इसका कंट्रीब्यूशन के लिए अब 20 से 31 जुलाई के दिन देखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे वाले केस में जहाँ मिड में ज्वाइन हो रहा है ड्यू डेट किसे माना जाएगा, वो जो कॉर्पोरेशन है ना ईएसआई कॉर्पोरेशन वो डिसाइड करेगी, वो उसकी रेगुलेशंस में जो बताया गया होगा उस हिसाब से ही फिर ड्यू डेट मानी जाएगी। वो हम डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेशन जो है वो अपने रेगुलेशंस में ऐसे वाले बंदों के लिए जो बीच में आकर के ज्वाइन करते हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन की ड्यू डेट किसे मानती है। अब जो थर्ड सिनेरियो है ना वो और भी खतरनाक है। मतलब मान लीजिए जो चिंकू है उसने ना 1 से 15 जुलाई ए कंपनी में काम करा, ठीक है, बाद में 16 से 31 जुलाई वो बी कंपनी में है। अब ऐसे केस में अब क्या होगा, ऐसे केस में पहले से 15 जुलाई वाला ए कंपनी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक, और 16 से 31 वाला बताओ कौन, हाँ फिर वहां पे बी कंपनी वाला जो एम्प्लॉयर होगा ना वो कंट्रीब्यूशन देगा। अब ऐसे वाले केस में फिर ड्यू डेट किसे मानी जाएगी,
वो भी कॉर्पोरेशन के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि वो अपने रेगुलेशंस में क्या बोलती है ऐसे वाले लोगों के लिए भी जो आधा मंथ कहीं और बाकी के आधे मंथ कहीं और पहुंच जाते हैं। समझ गए? तो तीनों सिनेरियो से आप क्या समझे? सबसे पहले जब पूरे मंथ काम करा है तो फिर तो समझ में आ गया कि जो लास्ट दिन है वही ड्यू डेट है। जब मिड में ज्वाइन करा कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी, जब पहले कहीं और बाद में कहीं और, वहां पे भी कॉर्पोरेशन की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही फिर ड्यू डेट मानी जाती है। आई होप ये पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आपको पता होगा आपके स्कूल में या कॉलेजेस में ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता होगा यार, वहाँ पे कौन से खर्चे होते थे? आपके स्कूल कॉलेज के बिजली के बिल हो गए, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, और जो ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे, राइट। सेक्शन 30 भी कहता है कि कॉर्पोरेशन के ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माना जाएगा। वो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये कुछ खर्चे हैं, इन्हें ये मान करके चला जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैंने जितना परसेंट आपको बोल दिया ना, उस परसेंट से ज़्यादा, मतलब आपकी जितनी इनकम हुई है कॉर्पोरेशन की और मैंने आपको बोल दिया इतना परसेंट, तो आपकी इनकम के इतने परसेंट से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हो, तो डैट मीन्स नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ इनकम हुई और गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 10%, तो 100 करोड़ का जब 10% कर दिया, ठीक है, अब जितना अमाउंट आया उस अमाउंट से ज़्यादा का खर्चा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में कर नहीं पाओगे। तो क्या समझे आप? इसमें 2 ही पॉइंट्स बताए गए थे, बताओ जल्दी। पहला कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से खर्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माना जाएगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो रेट डिसाइड करती है कि आपकी इनकम के इतने परसेंट से ज़्यादा खर्चे को आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं बोल पाओगे, नहीं कर पाओगे खर्चा। क्लियर सेक्शन 30? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।